नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों के चुनावी दंगल पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, यूपी चुनाव समय पर करवाने के लिए सभी दल तैयार। 5 जनवरी के बाद होगा तारीखों का ऐलान। जब्त खजाना वापस मांगने कोर्ट पहुंचे पीयूष जैन। कहा, टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काटकर बाकी रकम वापस दो। तो वहीं सोने का निकला स्विट्जरलैंड कनेक्शन। कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी छत्तीसगढ़ सरकार में विवाद। नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। बघेल बोले जायज हुआ एक्शन। शरद पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी ऐसी शैली। जो काम ठान लिया उसे पूरा करते हैं मोदी। चुनावी माहौल छोड़ न्यू ईयर मनाने इटली गए राहुल गांधी। 3 जनवरी को पंजाब में होने वाली रैली भी की रद्द। बीजेपी ने साधा निशाना। सबसे पहले बात चुनावी दंगल पर। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों से प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। राजनीतिक दलों ने अनुरोध किया है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराए जाएं। हालांकि उन्होंने रैलियों के आयोजन को लेकर चिंता जताई और कहा कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी 2022 को जारी की जाएगी। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, विकलांग और कोविड प्रभावित लोगों के लिए चुनाव आयोग घर पर वोट डालने की सुविधा देगा। कोरोना को देखते हुए पोलिंग टाइम को 1 घंटा बढ़ाया जाएगा। सभी पार्टियां समय पर चुनाव की मांग कर रही हैं। आखिर वजह क्या है सर? देखिए, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। ये कोरोना की तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजे पे नॉक कर रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र की स्थिति हाथ सो कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जा रही है। नया वेरिएंट आया है। जो ऑलरेडी टीका ले चुके हैं उनको भी हो रहा है। और यहां सारी पार्टियां एक स्वर में कह रही हैं कि चुनाव हो। अब इस खबर को याद रखने की आवश्यकता है, वो इसलिए क्योंकि कल स्थिति खराब होगी तो यही विपक्ष में बैठे लोग कहेंगे कि भाई मोदी इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन तय करती है कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा। और इसके लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया, उसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से इन्होंने बातचीत की और किसी ने भी विरोध नहीं जताया। मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी भी पार्टी को हिंदुस्तान के लोगों की जान की परवाह नहीं है। इनको अपनी राजनीति चमकानी है। दोनों ही चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि आप टेलीविजन पे आकर के ये ज्ञान दो कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और साथ ही साथ आप रैलियां करो। हर पार्टी के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक भी शख्स की अगर मौत होती है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र की सरकार और तमाम राजनीतिक दल उसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये अनर्थ हो रहा है इस देश के अंदर में। चुनाव के नाम पे ये तमाशा उचित नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कानपुर के धनकुबेर पर सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। डीजीजीआई 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी रकम उसे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ डीआरआई ने पीयूष जैन के घर से 23 किलो सोने की बरामदगी पर कस्टम एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीआरआई की शुरुआती जांच में बरामद हुए सोने का स्विट्जरलैंड कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। आशंका जताई जा रही है बरामद सोना अवैध तरीके से तस्करी करके मंगाया गया था। सर, पीयूष जैन का कहना है कि जो टैक्स चोरी का पैसा है और पेनल्टी का पैसा मिलाकर 52 करोड़ बनता है, वो काट लिया जाए और बाकी का पैसा उसे वापस किया जाए। क्या ये संभव है? देखिए, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। देश का कानून ही ऐसा है। इनकम टैक्स का कानून तो यही कह रहा है कि भाई आपके पास अनअकाउंटेड मनी मिला है जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है, तो टैक्स दीजिए और पैसे लेके जाइए। ये कानून संगत है, न्याय संगत नहीं है। लेकिन इतनी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए।
ये समाजवादी इत्र बनाने वालों को ये समझ में आना चाहिए कि हिसाब किताब इतना सिंपल नहीं है। ये मसला टैक्स चोरी का नहीं है। सिर्फ आपने बताया किस तरीके से DRI ने स्विट्जरलैंड का कनेक्शन निकाल लिया है। तो ये जो सोना विदेश से आया है, तो विदेश में पैसा कहाँ से आया, किस हिसाब से आपने खरीदा, पैसा कहाँ का है, ये जो नोट्स हैं वो किस आधार पे आप तक पहुंचा, क्या ये पाकिस्तान के जरिए ISI के जरिए भेजा गया, आतंकवादी संगठनों का है, नक्सलियों का है, अंडरवर्ल्ड के जरिए आया। ये तो पीयूष जैन को बताना पड़ेगा, ये तो पीयूष जैन को बताना पड़ेगा। ED इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है। हवाला रैकेट का मालूम चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस होता है तो इनके ऊपर और भी धाराएं लगेगी। ये मसला सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स के कानून से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें DRI है, इसमें ED है, इसमें हवाला है, इसमें स्मगलिंग का एंगल है, तमाम तरह की चीजें आ रही है इसमें। पीयूष जैन को और ये जो समाजवादी इत्र लगाने वाले लोगों को समझ में आना चाहिए कि यही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र का पूर्व गृह मंत्री जेल के अंदर है, पीठ में दर्द हो गया है, जेल में सोते सोते जमानत नहीं मिल रही, जबकि पूरी की पूरी राज्य सरकार उसको बचाने में जुटी हुई है। उद्धव ठाकरे की सरकार ने, वहां पे जो अघाड़ी गठबंधन की सरकार है, उसने कौन सा हिसाब किताब नहीं लगाया, एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन फिर भी उसको जेल जाने से बचा नहीं सके। तो पीयूष जैन किस खेत की मूली है? अभी तो खेल शुरू हुआ है। इस तरह की खबरें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये बहुत ही लंबे केस में नप चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर कालीचरण पर शुरू हुई सियासत पर। धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानित बयान देकर संत कालीचरण बुरे फंस गए हैं। कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया है। कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार में विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए। नरोत्तम मिश्रा ने बिना MP पुलिस को इसकी सूचना दिए कार्रवाई को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने पुलिस के एक्शन को जायज ठहराया है और कहा है कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वो अन्याय लगने लगे। सर, संत कालीचरण की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार में विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो राजनीति है। छत्तीसगढ़ की सरकार वो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलने वाले इस संत कालीचरण को पकड़ने में इतनी जल्दीबाजी में थी कि नॉर्मल पुलिसिंग का एक जो डेकोरम है, वो प्रोटोकॉल है, उसको भी इन्होंने नहीं माना। कभी भी किसी दूसरे राज्य की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाकर के ऑपरेट करती है तो वहाँ पे लोकल थाने को बताने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो आकर के सीधे दिल्ली में घुस जाए और किसी को भी पकड़ के लेके चला जाए। ये होता नहीं है। लीगैलिटी इलीगैलिटी ये जज साहब तय करेंगे, लेकिन अच्छा हुआ गिरफ्तार कर लिया। जी। कल कोई प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए, कल कोई हिंदू देवताओं का अपमान करता हुआ नजर आए, तब कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई। हिंदुस्तान हिपोक्रेट्स का मैंने इसको कह सकते कि भरमार है। यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी के चैंपियंस चुप बैठे हुए हैं, मजा ले रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ, चलो एक संत जो है गिरफ्तार हुआ गांधी जी को के खिलाफ बोलने में। लेकिन अगर ये कार्रवाई किसी हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले के खिलाफ होता तो अभी सारे लोग चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, भगवान नहीं है। ये दोहरा मापदंड ये बताता है कि कितना हिपोक्रेटिकल सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं। मीडिया भी तलवार छीना हुआ है, महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसे क्यों बोल दिया, ठीक है,
भाषा की मर्यादा थोड़ी सी जो है उससे चूक हो गई, लेकिन जिस जल्दीबाजी में गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में बताता है कि जो आरोप इंटॉलरेंस का कहीं और लगाया जाता था, ये कांग्रेस पार्टी कम इंटॉलरेंट नहीं है। गांधी जी के खिलाफ कई सारे लोग कई तरह की राय रखते हैं और ये राय रखना उनका अधिकार है। किसी के लिए सावरकर घृणा तुल्य है, ये राहुल गांधी सावरकर को गालियां देता है, कब होगा गिरफ्तार? ये ऐसा तो नहीं है कि भाई आप वैचारिक चश्मा पहन करके यह तय करेंगे कि किसने स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल अपनाया। तो खैर गिरफ्तार हो गए हैं, शाम तक कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, वहां फैसला होगा भाई क्या है नहीं है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये अब कानूनी दावपेच में चला गया। लेकिन जो लोग अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन बताते हैं, उनको आईना दिखाने के लिए ये केस हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात शरद पवार की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है, जिससे विपक्षी दल बौखला उठे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने कहा कि मोदी मेहनती हैं, जितना वक्त चाहिए देते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, अगर कोई काम ठान लिया तो उसे पूरा होने तक सांस नहीं लेते। ये उनकी खूबी है, उनके व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पहलू है। प्रशासन पर उनकी पकड़। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि मेरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए थी। सर, शरद पवार ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की है। शरद पवार की ये तारीफ किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, कोई राजनेता कल तक प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होने के लिए पूरी तरह से गठबंधन तैयार कर रहा था। ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर के किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में शिकस्त दी जाए उसकी तैयारी में जुटा हुआ था, और अचानक से उसके सुर बदल जाते हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। ऐसा नहीं होता, राजनीति इतना सिंपल नहीं है। दो बातें हैं। पहली चीज ये कि लगातार जो सेंट्रल एजेंसियां शरद पवार की पार्टी के लीडर्स, एक तो जेल के अंदर है अनिल देशमुख, उनके परिवार के लोगों की कंपनियों, उनके परिवार के लोगों के बेनामी संपत्तियों के ऊपर जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, तो शरद पवार को ऐसा लग रहा है कि मोदी से लड़ा नहीं जा सकता, अदरवाइज उनकी साख भी जाएगी और बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। और उन्होंने क्या कहा कि प्रतिशोध की भावना हम में नहीं थी। यूपीए के सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मैं अकेला था, अदरवाइज जितने भी लोग थे सब चाहते थे कि गुजरात के मुख्यमंत्री, मतलब प्रधान मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं हमेशा मना करता था। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव के बाद हमें ऑफर किया था कि बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो एक सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी को देने की कोशिश की जा रही है कि रहम करो, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, हमारे ऊपर कार्रवाई थोड़ी सी ढील बरती जाए। और दूसरी तरफ कि इसका रिएक्शन होगा, जैसा कि आपने बताया कि विपक्षी पार्टियों में बड़ा रिएक्शन है कि भाई अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया। अभी तो हम लोग 2024 के लिए गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस गठबंधन का सबसे एक्सपीरियंस, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर वही मोदी का फैन बन जाए। तो कांग्रेस और शिवसेना के लिए भी कहते हैं कि देखो, हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, वो मैंने ही मना कर रखा है कि हम साथ में नहीं आ सकते, अदरवाइज ज़्यादा ऊपर नीचे आपने किया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम सरकार भी बना सकते हैं। तो ये राजनीतिक खेल है जी। और राजनीति इसी का ही नाम है कि आदमी सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता इंटायरली कुछ और ही है। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर राहुल गांधी के सैर सपाटे पर। कुछ वक्त बाद यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां कोरोना की पाबंदियों के बीच भी पार्टियां रणनीति पर काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं कि न्यू ईयर मनाने इटली पहुंच गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस पर्सनल दौरे के लिए राहुल गांधी ने पंजाब में 3 जनवरी को होने वाली रैली को भी रद्द कर दिया है। वहीं जब राहुल गांधी बुरे फंसे तो रणदीप सुरजेवाला ने सफाई पेश की और कहा कि राहुल गांधी का ये निजी दौरा है। बीजेपी को इस बारे में अनावश्यक रूप से अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये राहुल गांधी का क्या इतना निजी दौरा है कि उसके आगे चुनाव भी कुछ नहीं है? देखिए, मेरा तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए कोई व्यक्ति निजी टूर पे विदेश जाता है, वो हिंदू है या हिंदूवादी है? बड़ा शौक है ना इनको हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच डिफ्रेंशिएट करने का। तो बताओ भाई कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के, चुनाव रैली को रद्द करके मैदान छोड़ के भागने वाले को क्या कहते हैं, हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये भी बताना चाहिए कि भाई ये हर बार ये 1 महीना काम करने के बाद ये अचानक से विदेश यात्रा क्यों चले जाते हैं जी? ये बताना चाहिए कि भाई अभी 3 दिन पहले तक तो ये छाती पीट रहा था, भाई बूस्टर डोज लगना है, तीसरा लहर आने वाला है जी। खुद भाग गए। भाई क्यों चले गए? कैपिटल टीवी में हमने कई बार कई एपिसोड्स, कई वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें इस बात को मैं हमेशा अंकित करता हूं। राहुल गांधी को हिंदुस्तान में मन नहीं लगता जी। वो 20-25 दिन यहां काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, उनको फिर इंटरटेनमेंट चाहिए। वो विदेश जाते हैं, अकेले नहीं होते, खास लोग होते हैं, दोस्त, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस प्राइवेट स्फेयर में जाना ठीक नहीं है। उनको हॉलीडेज मनाने का बड़ा शौक है, वो चले गए। अभी न्यू ईयर मना करके वो आएंगे। और ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई इटली चले गए। भाई इटली जाते हैं कुछ दूर तक, उसके बाद एसपीजी और सारे सिक्योरिटी को वापस भेजते हैं, उसके बाद फिर वो कहाँ निकलते हैं ये सुरजेवाला को भी मालूम नहीं होता है। पिछली बार आपको याद होगा वो अचानक से गायब हो गए। थाईलैंड तक का तो पता लगा, उसके आगे मालूम नहीं चला। सुरजेवाला से पूछा गया कि भाई कहाँ गए थे? बोले वो थाईलैंड गए, वो वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए। तो ये राहुल गांधी जैसे महानुभाव, महापुरुष हो सकते हैं जो थाईलैंड में जाकर के योगा और मेडिटेशन करते हो। खैर, मुबारकबाद, हम लोग उतने लकी नहीं हैं, पैसा भी उतना नहीं है कि हर साल हर तरह के पर्व त्यौहार को मनाने के लिए विदेश जा सके। गुड लक टू हिम। एक बात सही है, जो लोग राहुल गांधी को रिलक्टेंट पॉलिटिशियन कहते हैं वो गलत नहीं कहते। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।